तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्लैशर सीजन 1 के पार्ट 2 पर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने स्लैशर सीजन 1 के पहले 4 एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और आज हम बचे हुए 4 एपिसोड्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक से आप लोगों ने अगर हमारे चैनल पर पहले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हुई है तो उसे आप पहले देख ले, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम 2 लड़कियों को देख पाते हैं जो कि अपने कुत्ते को सैर पर ले जा रहे थे। तभी उनका जो कुत्ता था वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और वो दोनों जब उसके पास जाती है तो उन्हें एक लाश दिखती है, जिस लाश को देखते ही वो दोनों काफी डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जून की थी। जिसके बाद मैक और एलन को बुलाया जाता है और जून की ये हालत देख के मैक काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद सब उसे जून के साथ अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा टीवी पे डिलन और एलिसन का इंटरव्यू देख रही होती है, जो कि उस शहर की सबसे बड़ी रिपोर्टर लीजा एन के साथ हो रहा था। जिस इंटरव्यू में वो दोनों एग्जीक्यूशनर और शहर में हो रहे खून को लेके बातें कर रहे थे, मगर उस इंटरव्यू में एलिसन काफी डरी हुई होती है और इसीलिए इंटरव्यू को कल के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद हम एलन को देख पाते हैं जो कि वापस से टॉम को मिलने के लिए जेल में जाता है और टॉम को एक लेटर देता है। जिस लेटर को पढ़ते ही टॉम काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम रॉबिन और सारा को देख पाते हैं जो कि एलन के चर्च में चोरी छुपे घुस जाते हैं और वो पूरे चर्च में कुछ ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें एक कमरे में कुछ कील और एक हथौड़ा मिल जाता है, जिसे देखते ही इन दोनों को लगने लगता है कि असल में सब कुछ एलन ही कर रहा होगा और एलन ही एग्जीक्यूशनर हो सकता है। इसके बाद सारा मैक्स से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहाँ पे वो मैक्स से किसी पे शक होने के बारे में पूछती है, जिसपे मैक काफी उदास और गुस्सा था और वो बोलता है कि मुझे हर एक इंसान पे शक है और खास करके तुम दोनों पे, यानी कि डिलन एंड सारा पे। और मैक बोलता है कि जब से तुम दोनों इस शहर में आए हुए हो तब से ही यहाँ पर खून हो रहे हैं। इस बात को सुन के सारा काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब सारा अपने शॉप पे होती है तभी वहाँ पे एलन आ जाता है, जो कि सारा को बताता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो। और आगे एलन कुछ उससे कह पाता तब तक शॉप में कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं, जिससे कि एलन को वहाँ से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब इसके बाद इंटरव्यू वापस से शुरू होता है, वो भी लीजा के साथ। और इस बार एलिसन सवालों का काफी अच्छे से जवाब दे रही थी और जोश में वो एग्जीक्यूशनर को एक चैलेंज दे देती है कि अगर उसमें दम है तो मेरे साथ तुम 1-on-1 इंटरव्यू करो। इसके बाद जब एलिसन घर जा रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तो इस बात से वो काफी डर जाती है और जल्दी से वो अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसकी नजर अपने शीशे पे पड़ती है जहाँ पर एक लेटर था। एलिसन जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें शहर के बाहर की एक जगह का एड्रेस होता है जहाँ पे एग्जीक्यूशनर एलिसन से मिलना चाहता था, वो भी इंटरव्यू के लिए। अगले दिन जब एलिसन उस जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुँचती है तो एग्जीक्यूशनर वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद एलिसन उससे पूछती है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, जिसपे एग्जीक्यूशनर जवाब देता है कि लोगों के पापों के आधार पर मैं उन्हें मारता हूँ, क्योंकि पाप तो हर कोई करता है पर जो हद से ज्यादा पाप करता है मैं केवल और केवल उन्हें ही मारता हूँ। इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है और इस सीन को यहाँ पर कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन अपने ऑफिस में पहुंचती है जहाँ पे लीजा और डिलन को वो इंटरव्यू दिखाती है। ये देख के दोनों काफी शॉक हो जाते हैं और पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद लीजा एलिसन को बोलती है कि हम इस इंटरव्यू को किसी बड़े चैनल को काफी बड़ी कीमत पर बेच देंगे, जिससे कि हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और यहीं पे एलिसन के मन में लालच आ जाता है। इस बात से गुस्सा होकर डिलन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लीजा एलिसन और डिलन से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है, जहाँ पे वो एलिसन को न्यूयॉर्क चलने के लिए कहती है, बिकॉज गाइज वो जो इंटरव्यू वाली क्लिप थी वो इन दोनों ने बेच दी थी। तो एलिसन इस ऑफर को सुनते ही एक शर्त रखती है कि वो तभी न्यूयॉर्क आएगी जब उसके रहने के लिए वहाँ पे एक बढ़िया घर होगा और चलाने के लिए उसके पास एक महंगी गाड़ी होगी। इस पे लीजा मान जाती है। इसके बाद जब एलिसन न्यूयॉर्क के लिए निकल रही होती है, वो भी अपनी महंगी सी कार में, तभी उसे शीशे में दिखता है कि उस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि एग्जीक्यूशनर है। इस बात से वो काफी डर जाती है और उसे समझ आ जाता है उसके मन में लालच आ चुका था और उसने इस लालच के चलते ही बड़ा पाप कर दिया है और एग्जीक्यूशनर अब उसे मार देगा। इसके बाद एग्जीक्यूशनर उसे वहीं पर ले जाता है जहाँ पर उसने इंटरव्यू दिया था और वो अपने चाकू से एलिसन को मार देता है। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट का सीन देख पाते हैं जहाँ पे कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी उनमें से एक शख्स के खाने में इंसानी कान आ जाता है, जिसके बाद वो तुरंत डर के मारे
पुलिस को फोन करके बुला लेता है और जब वहाँ पे वैन आता है और पूरी जगह को जांचता है तो उसे वहाँ पर एलिसन का पूरा शरीर मिलता है, वो भी कई टुकड़ों में बटा हुआ। इसके बाद वैन अपने घर पर आ जाता है जहाँ पे हम एरियल को देख पाते हैं जो कि वैन के घर में होती है और वहाँ पे उसकी बेटी भी होती है। और इसी के साथ साथ गाइज एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम वैन को देख पाते हैं जो कि एरियल के साथ होता है एक कमरे में। ये कमरा वैन ने अपने घर के बेसमेंट में बनाया होता है ताकि वो एरियल को हमेशा के लिए इस जगह में कैद करके रख सके, क्योंकि अगर एरियल बाहर गई तो वो सबको सच सच बता देगी कि वैन शादीशुदा है पर फिर भी उसके संबंध एरियल के साथ है और 15 साल पहले उसने ही एरियल को किडनैप किया था जिससे कि उसे जेल भी हो सकती है। इसके बाद हम वैन और एरियल के लड़के को भी देख पाते हैं जिसका नाम था जैक। वैन की पत्नी होने के बावजूद भी वो एरियल और जैक को इस जगह पे बंद करके रख रहा था। इसके बाद एरियल वैन से काफी विनती करती है कि वो उसको ना सही पर उनके बेटे जैक को तो इस जगह से बाहर निकाल दे, बिकॉज जैक ने अभी तक से बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। मगर इस बात से वैन काफी गुस्सा हो जाता है और दोनों को वापस से कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सेरा और डिलन को देख पाते हैं जिनके बीच एलिसन को लेके बहस चल रही होती है, जिसपे सेरा डिलन से बोलती है कि उसे ये बात पता थी और उसके पास मौका था एलिसन को बचाने का, जिसपे डिलन बोलता है कि उसने एलिसन को पहले ही वार्न किया था कि लीजा की बातों में मत आओ, मगर एलिसन लीजा की बातों में आ गई और एग्जीक्यूशनर के हाथों मारी गई। अब इसके बाद हम लीजा को देख पाते हैं जो कि डिलन के ऑफिस में बैठी होती है। तभी वहां पे डिलन आ जाता है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल रिएक्ट करता है। इसके बाद दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है और लीजा उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और डिलन इस बात को मान लेता है क्योंकि एलिसन के जाने के बाद अब उसे ही ऑफिस का हेड बना दिया गया था। इसके बाद सेरा और मैक को हम देख पाते हैं जो कि मैराजोरी नाम के एक औरत से मिलने के लिए जाते हैं जो कि ऐसा दावा करती है कि उसने एरियल को कुछ दिन पहले रात में जंगल में देखा था। मगर मैक और सेरा के पूछने पर वो औरत मुकर जाती है और बोलती है कि मैंने किसी और को देखा था, ना कि एरियल को। मगर मैक को मैराजोरी पर शक हो जाता है, जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। देन हम वापस से वैन को देख पाते हैं जो कि एरियल और जैक के लिए खाना लेके जाता है। तब फिर से एरियल वैन से विनती करने लगती है जैक को बाहर की दुनिया दिखाने के लिए, मगर इस बार वैन काफी गुस्सा हो जाता है और वो एरियल को मारने लगता है। तभी एरियल एक चाकू वैन को दिखाते हुए दरवाजे की चाबी मांगती है, जिसके बाद वैन चाबी दे देता है एंड एरियल और जैक उस कमरे से निकल के ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। मगर वैन जैक को पकड़ लेता है और एरियल को वापस से कमरे में जाने के लिए कहता है, वरना वो जैक को मार देगा। तभी वहां पे वैन की पत्नी भी आ जाती है जिसका नाम था नैन्सी, मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है और ऐसा लग रहा था मानो नैन्सी सब कुछ पहले से ही जानती हो। इसके बाद वैन दोनों को वापस से उसी कमरे में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। देन वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ पे मैक एरियल को लेके उससे बात कर रहा था और वो उसे मैराजोरी के बारे में भी बताता है। मगर एरियल का नाम सुनते ही वैन मैक पे गुस्सा हो जाता है और उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। इधर सेरा वापस टॉम से मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ पे इस बार वो टॉम से कुछ ऐसा सवाल पूछती है जिससे कि टॉम भी शॉक हो जाता है। सेरा टॉम से पूछती है कि क्या तुम मेरे असली पिता हो, जिसपे टॉम हाँ में जवाब देता है। ये सुनने के बाद सेरा तुरंत ही वहां से जाने लगती है। टॉम उसे रोकने की काफी कोशिश करता है मगर सेरा नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। इसके बाद वैन मैराजोरी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। मैराजोरी असल में काफी नशा करती थी, इसलिए वैन पहले तो उसे शराब देता है पीने के लिए और जब वो शराब को पी लेती है तब वैन उसे एक नशे वाला इंजेक्शन देता है जो कि मैराजोरी अपने अंदर लेने लगती है। तभी वैन को अंदर से काफी पछतावा हो रहा था अपने किए पे, मगर वो मैराजोरी को नहीं रोकता। जब मैराजोरी उसे अपने अंदर लेती है तब उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो कुछ ही देर में मारी जाती है। और गाइज असल में उस इंजेक्शन में जहर था जो वैन ने उसे दिया था। तो वैन यहाँ से सारी सबूत मिटा के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि मैराजोरी मर चुकी है, जिसके बाद मैक और वैन वहाँ पर आ जाते हैं और पूरे घर को वो सील कर देते हैं। जिसके बाद वैन अपने घर जाने लगता है, मगर उससे रास्ते में सेरा अकेले घूमते हुए दिख जाती है और सेरा को वो ठीक उसी तरह गाड़ी में बैठने के लिए कहता है जैसे 15 साल पहले उसने एरियल को बैठने के लिए कहा था। इसके बाद सेरा वैन की कार में बैठ जाती है। वैन पहले तो सेरा को उसके घर छोड़ने वाला था, मगर फिर वो सेरा को किसी अलग ही रास्ते पे ले जाने लगता है। जब सेरा उसे सवाल पूछती है तो वैन उसे गन दिखाते हुए शांत करने की कोशिश करता है।
और उसने कार के सारे डोर्स भी लॉक कर दिए थे। इसके बाद सारा अपने फोन से मैक को कॉल करने वाली थी, पर तभी वैन ये देख लेता है और उससे उसका फोन छीन के वो बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो सैरा को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, मगर सैरा उसके हाथ पर काट लेती है और खुद को छुड़ा लेती है और वहां से भागने लगती है। कुछ दूर जाने पे उसे एक कार दिखती है और सैरा उस औरत से मदद के लिए बोलती है और तभी पीछे से वैन आ जाता है जो कि उस कार पे गोलियां चलने लगता है। ये देखते ही वो औरत सैरा को कार में बिठा लेती है और हॉस्पिटल छोड़ देती है क्योंकि सैरा की पैर में काफी चोट लगी हुई थी। जिसके बाद सैरा को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पे मैक भी आया हुआ था। वो मैक को देखते ही सब कुछ बता देती है। इसके बाद मैक उसके डिस्चार्ज होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही सैरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है मैक उसे अपने साथ तुरंत वैन के घर लेके जाता है ताकि वो वैन को अरेस्ट कर सके। इधर वैन वापस से एरियल के पास आता है अपने हाथों में पेट्रोल लिए और वो एरियल से उसके किए की माफी मांगने लगता है और पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़कने लगता है और एरियल उससे मना कर रही होती है कि जैक को जाने दो, भले ही उसे मार दो, मगर वैन किसी की भी नहीं सुनता। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम मैक को देख पाते हैं जो कि वैन के घर पहुंच जाता है जहां पर वो वैन की पत्नी यानी कि नैन्सी से वैन के बारे में पूछता है, मगर नैन्सी बताती है कि वैन कल रात से घर पर नहीं आया है। इसके बाद मैक उनके घर की तलाशी लेता है और उन्हें बेसमेंट में एरियल और जैक मिल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें उस कमरे से बाहर निकाला जाता है। और गाइस, एरियल 15 साल बाद बाहर की दुनिया को देख रही थी, जिसके बाद हेदर को बताया जाता है कि उसकी बेटी मिल चुकी है और वो एरियल को देख के काफी खुश हो जाती है। इसके बाद सैरा वापस से टॉम के पास जाती है और सच बताने के लिए कहती है एंड अगेन सीन कट हो जाता है और हम वैन को देख पाते हैं जो कि शहर से काफी दूर आ चुका था और वो एक अंडरग्राउंड जगह में जा रहा था, वो भी छुपने के लिए, मगर तभी उसके पीछे एग्जीक्यूशनर आ जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। जब वैन की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक भट्टी में पाता है जहाँ पे उसके ऊपर आग लगी थी और इस तरह वैन को जिंदा ही जला के मार दिया जाता है। और इसी के साथ साथ गाइस, एपिसोड 6 भी यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम टॉम और सैरा को देख पाते हैं, जहाँ पे सैरा टॉम से पूछ रही होती है कि क्यों उसने उसके माता पिता को मारा और क्या वो सच में उसका पिता है या नहीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे उसी सीन को हम देख पाते हैं जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, जहाँ पे एग्जीक्यूशनर रेचल को मारने ही वाला था, पर तभी रेचल उसे उसका परिचय पूछती है और पूछती है कि तुम मुझे और मेरे पति को क्यों मारना चाहते हो। इस पे वो एग्जीक्यूशनर अपना मास्क हटाता है और वो कोई और नहीं बल्कि टॉम होता है, जिसे देख के रेचल उसे छोड़ देने के लिए कहती है और उससे माफी मांगने लगती है और वो टॉम को बोलती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। इस बात को सुन के टॉम को थोड़ी दया आती है, मगर वो रेचल के पेट को फाड़ के उसके अंदर से बच्चे को निकाल के रेचल को मार देता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सैरा ये बात सुन के टॉम से नफरत करने लगती है क्योंकि टॉम ने उसकी माँ को मार दिया था। बट गाइज, ये जो फ्लैशबैक हमने देखा वो असल में आधा सच था और टॉम को देख के कहीं न कहीं ये लग रहा था कि वो सैरा से कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद सैरा घर वापस आ जाती है। घर पे डिलन जो है वो उसके लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान करता है जिसमें वो सैरा की मनपसंद डिशेस बना के उसका इंतजार कर रहा होता है। सैरा के वहाँ आने पे डिलन उसे सरप्राइज के बारे में बताता है, जिससे देख के सैरा काफी खुश हो जाती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। इसके बाद डिलन सैरा से माफी मांगता है और कुछ देर बाद जब दोनों खाना खा चुके थे तब सैरा टीवी देखने लगती है। तभी उसके पास रखे हुए डिलन के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है जो कि कई बार बज रहा था, जिससे कि सैरा उस फोन को चेक करती है तो उसे दिखता है कि डिलन अब अपने ऑफिस का हेड बन चुका है और वो वही गलती कर रहा है जो कि एलिसन ने की थी। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक नया पुलिस ऑफिसर जिसका नाम ऑफिसर शर्मा था, वो एक पुरानी बिल्डिंग को चेक कर रहा था जहाँ पे उसे काफी अजीब सी चीजें मिलती है जो कि एग्जीक्यूशनर से जुड़ी हुई थी। वहाँ पे सारे 7 डेडली सीन्स की इमेजेस होती है, जिसमें से 6 सीन्स तो अब कंप्लीट हो चुके थे, मतलब वो लोग जिन्हें अभी एग्जीक्यूशनर ने मारा था और उन 6 लोगों ने वही 6 सीन्स किए थे जिनकी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई थी और अब आखिरी सीन बचा हुआ था। तभी वहाँ पे मैक आ जाता है और उसे एक बुक मिलती है जिसमें काफी लोगों के नाम होते हैं और आखिरी सीन जिसका नाम प्रिंट था, इस सीन के नाम के आगे सैरा एंड टॉम का नाम लिखा हुआ था।
और दोनों समझ जाते हैं कि एग्जीक्यूशनर के निशाने पे अब सेरा एंड टॉम है। इसके बाद मैक तुरंत सेरा के घर के लिए निकल पड़ता है और वही ऑफिसर शर्मा टॉम को जेल से कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए निकल पड़ता है। इधर सेरा और डिलन में काफी बहस चल रही होती है, वो भी फोन को लेके। तभी वहाँ पे मैक आ जाता है जो कि सेरा को पूरी बात बताता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर सेरा घर छोड़ के जाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद मैक जो है वो सेरा के घर के सामने काफी सिक्योरिटी लगवा देता है। वही जब ऑफिसर शर्मा टॉम को लेकर दूसरी जेल जा रहे होते हैं तभी टॉम को पूरी बात पता चल जाती है और वो रास्ते में शर्मा को बेहोश करके वहाँ से भाग जाता है। इधर टॉम छुपके तो सेरा के पास आ जाता है और मैक जो है वो टॉम को यहाँ पर देख के उस पे गन तान देता है, मगर सेरा उसे बताती है कि टॉम उसका असली पिता है। इसके बाद टॉम जो है वो सेरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है और मैक को उसी कमरे में बंद करके टॉम सेरा को लेके शहर से बाहर एक जंगल में पहुंच जाता है। वही जब ऑफिसर शर्मा को होश आता है तो वो मैक के पास आता है और उसे कमरे से बाहर निकाल के सेरा और टॉम को ये दोनों ढूंढने लगते हैं। इधर टॉम जो है वो सेरा को सच बताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम पास्ट में पहुंच जाते हैं और टॉम को हम देख पाते हैं जो कि असल में चर्च में एक प्रीस्ट हुआ करता था और वो लोगों को गॉड के बारे में बता रहा था। तभी चर्च में रेचल आ जाती है जो कि टॉम से काफी अट्रैक्ट होती है, जिसके बाद टॉम एंड रेचल दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। और ये होने के बाद टॉम अपने आप पर काफी गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ये सही नहीं है, गॉड मुझे इसके लिए पनिश करेंगे। मगर रेचल उसे मनाने लगती है और तभी वहाँ पे रेचल का पति आ जाता है। इस बात से टॉम काफी डर जाता है और रेचल का पति टॉम को ब्लैकमेल करने लगता है क्योंकि उसने रेचल और टॉम की इंटीमेट होने के दौरान वाली वीडियो बना ली थी, जिससे कि टॉम समझ जाता है कि ये रेचल और उसके पति की एक चाल थी और टॉम ने इस बात का बदला लेने का सोचा और इसलिए टॉम ने पास्ट में इन दोनों की जान ली थी और उन दोनों को उनके कर्मों की सजा दी। पर टॉम यहाँ पर सेरा को ये बोलता है कि उस टाइम वो एग्जीक्यूशनर जरूर था, पर उसके जाने के बाद उसे ये नहीं पता कि अब एग्जीक्यूशनर कौन है और वो लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद ही टॉम को अजीब से झटके लगने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। सारा मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर तभी वहाँ पे एग्जीक्यूशनर आ जाता है और वो सारा को भी मार के बेहोश कर देता है। देन हम देखते हैं कि टॉम और सारा एक जगह पे होते हैं जहाँ पे एक काफी बड़ी कटिंग मशीन होती है और दोनों समझ जाते हैं कि एग्जीक्यूशनर हमें इसी से मार देगा। टॉम एग्जीक्यूशनर से सारा को छोड़ देने के लिए कहता है, मगर एग्जीक्यूशनर उसे उठा के मशीन के तरफ जाने लगता है। टॉम जो है वो एग्जीक्यूशनर के पैर पकड़ लेता है और सारा को जाने के लिए कहता है। टॉम के काफी कहने पे एग्जीक्यूशनर मान जाता है और सारा को वो छोड़ देता है। इसके बाद एग्जीक्यूशनर टॉम के पास आता है और उसे ले जाने लगता है और सारा के बदले का सीन टॉम अपने सर पर लेके उस मशीन में चला जाता है, जिससे कि उसकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा रोज की तरह अपने एरिया में घूम रही होती है। तभी उसे कुछ दूर एग्जीक्यूशनर खड़ा दिखता है और इस बार वो एग्जीक्यूशनर से डर के भागने के बजाय उसकी तरफ जाने लगती है और वो उसका मास्क उतारती है, मगर ये एक पुतला होता है। तभी वहाँ पे मैक भी आ जाता है और वो सारा को वापस घर चलने के लिए कहता है। तभी उन दोनों की नजर नीचे पड़ी एक चिट्ठी पे पड़ती है, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अब सारे सिनर्स मर चुके हैं और इसीलिए अब एग्जीक्यूशनर भी जा रहा है इस शहर को छोड़ के। और इसे पढ़ते ही सारा एंड मैक काफी खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे शहर में खुशी का माहौल था और मैक जो है वो अपने घर पर आया होता है, जहाँ पे एडम उसे एग्जीक्यूशनर से जंग जीतने के लिए बधाई देता है। इसके बाद हम मैक को देख पाते हैं जो कि अपने रूम में जाता है और एक बॉक्स को निकालता है, जिस बॉक्स के अंदर एक खून से सना हुआ कपड़ा था। और गाइस ये कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि टॉम का था और वो उस कपड़े को उसी बॉक्स में रख देता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 7 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम मैक को देख पाते हैं जब वो एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। मैक को रात में चलने की बीमारी होती है, इसलिए वो हर रोज रात को अपने माता पिता के कमरे में पहुंच जाता था। एक दिन मैक से परेशान होके उसकी माँ उसे काफी ज्यादा डांट देती है और मैक गुस्से में अपनी माँ को धक्का देके सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और आज हैलोवीन का दिन था। मैक और सारा आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैक सारा को बताता है कि वो उसको बचपन से ही पसंद करता है। ये काफी शॉकिंग चीज होती है सारा के लिए, मगर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तब तक वहाँ पे एडम भी आ जाता है और सारा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एडम को देख पाते हैं जो कि मैक से सारा को लेके बातें करने लगता है और उसी बीच मैक एडम को धक्का देके गिरा देता है, क्योंकि एडम मैक को बोल रहा था कि सारा असल में कर्स्ड लेडी है और ये बात मैक को पसंद नहीं आई। इसके बाद जब मैक वहाँ से चला जाता है तब एडम उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है और उसे वो बॉक्स मिल जाता है
जिसमें कि वो खून से सना हुआ कपड़ा था और उसे उसी कमरे में काफी सारे मरे हुए लोगों का सामान मिलता है। ये देख के एडम रोने लगता है और वो समझ चुका था कि असल में एग्जीक्यूशनर कोई और नहीं बल्कि मैक ही है। इसके बाद एडम मैक को चर्च में बुलाता है जहाँ पे वो भगवान से माफी मांगने के लिए उसे कहता है, मगर मैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद एडम जैसे उसकी गलतियों के बारे में बताने लगता है, मैक को अचानक से काफी गुस्सा आता है और वो एडम का गला पकड़ लेता है और उसे गला घोट के जान से मार देता है। इसके बाद सारा को हम देख पाते हैं जो कि अपने शॉप पे होती है, जहाँ पे डिलन आता है और वो उससे माफी मांगने लगता है, मगर सारा उसे किसी भी कीमत पे माफ नहीं करने वाली थी। और ये सब कुछ मैक बाहर खड़ा होकर देख रहा था और मैक को डिलन पर काफी गुस्सा आता है। और गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि मैक को पहले से ही सारा पसंद थी, तो वो डिलन का पत्ता काटने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने घर में रखे हुए सारे सबूत डिलन के कमरे में रखवा देता है ताकि सबको ये लगे कि डिलन ही असली एग्जीक्यूशनर है। और ऐसा ही होता है। सारा जब डिलन के कमरे में जाती है तो उसे वो सामान मिल जाता है और वो ये सब कुछ मैक को बता देती है, जिसके बाद मैक डिलन को उसके ऑफिस से अरेस्ट करके ले जाता है। और गाइस, यहाँ पर मैक जो था उसकी जो ट्रिक थी वो काम कर गई थी। देन मैक जो है वो अब सारा के पास जाता है और सारा उसे बताती है कि वो अब डिलन के साथ नहीं रहना चाहती और सारा मैक के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। देन कुछ समय बाद सारा शहर की पुरानी एल्बम देख रही होती है और उसी एल्बम में वो देखती है कि मैक ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि 7 सीन्स में से एक सीन्स की थी। और इसे देख के सारा को मैक पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके घर पर जाती है चेक करने के लिए, जहाँ पे वो उसके बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे उसे काफी सारा खून दिखता है और वहीं पर उसे मैग्रेट के कटे हुए हाथ भी दिखते हैं, जिसे देख के सारा को विश्वास हो जाता है कि मैक ही इन सब के पीछे है। अब सारा मैक को ढूंढते हुए रॉबिन के पार्टी में पहुंच जाती है और मैक को लेके बाहर आती है। बाहर आते ही वो मैक के पेट में एक चाकू घुसाती है, मगर मैक को उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी वहाँ पे रॉबिन भी आ जाता है और दोनों के बीच में रॉबिन भी काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद मैक सारा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। इधर सारा भागते हुए अपने घर तक आ जाती है और गेट को अंदर से लॉक कर देती है, मगर मैक गेट को तोड़ के अंदर आता है। वो सारा को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से डिलन आ जाता है, जो शायद जेल से निकल चुका था और वो सारा को बचा लेता है। मगर डिलन मैक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और उसके हाथों वो बेहोश हो जाता है। देन वो सारा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसके हाथ में जो चाकू था वो सारा के कंधे में घुसा देता है। सारा किसी तरह खुद को बचा लेती है और मैक के सर पे एक गमला मार देती है, जिससे कि उसका चाकू उसके हाथों से गिर जाता है। अब सारा उस चाकू को उठा लेती है और तभी डिलन भी वहाँ पर आ जाता है और सारा एंड डिलन मिलके हर उस शख्स का बदला लेते हैं जिस शख्स को मैक ने पहले मारा था। और अंत में सारा उसी चाकू से मैक का गला काट देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि गाइस, जो एग्जीक्यूशनर था वो फाइनली मर चुका था। और इसी के साथ साथ एपिसोड 8 यानी कि ये सीरीज यहाँ पर एंड हो जाती है। जी हाँ गाइस, स्लैशर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी स्लैशर सीजन 1 की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, अगर आपको स्लैशर के अगले सीजन्स भी देखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।